ओके, तो हमने न्यूक्लियस चैप्टर शुरू कर दिया था और इस चैप्टर में हमने कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ चुका है, मास डिफेक्ट पढ़ चुका है, मास एनर्जी रिलेशन पढ़ चुका है। ठीक है, अब इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स इस साल डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल रेडिएशन, बीटा पार्टिकल रेडिएशन से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें अगला जो टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिशन, ये दो टॉपिक हमको कवर करने हैं। बाकी सारी चीज़ इसमें से हट गई है तो उसको हमें पढ़ना नहीं। एक बार हम देख लेते हैं इस बार का सिलेबस। जो आपका रिवाइज सिलेबस है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन है, मास डिफेक्ट है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ रखा है। इसके बाद हमको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये दो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो इस बार जो डिलीट हो गया जो पोर्शन आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से, वो है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, हट गया है, अल्फा बीटा गामा रेस इस वर्ष का उसकी प्रॉपर्टीज हट चुका है, रेडियो एक्टिविटी डीके जो होता है हाफ लाइफ टाइम हट चुका है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये सब हट चुका है। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर के हटा दिए गए हैं। तो आपको जो कवर करना है वो बस कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट, मास एनर्जी रिलेशन और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये दोनों में अंतर क्या है पहले एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो होती किस चीज़ के लिए, ये न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में आपकी एनर्जी जनरेट होती है। टू गेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू गो फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होती क्या है, होता क्या है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो ये बंधे हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके बीच एक हाई बॉन्डिंग होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके बीच प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी अगर दोनों सेपरेट होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट होंगे या प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में सेपरेट होंगे, तो इनके बीच की जो ये एनर्जी है, बॉन्ड जो बना है, ये रिलीज होगी, तो इसमें से एक एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी। वीक हम लोग फोर्स के बारे में जब पढ़े थे तो मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कमज़ोर होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी सबसे कमज़ोर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है यही आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच एक बॉन्ड होता है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ठीक है, ये ब्रेक होंगे तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर मास इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखो, फ्यूज़ होना मतलब दो चीज़ आपस में जुड़ना, फीज़ होना मतलब वो टूटना। ठीक है, कोई चीज़ अगर ब्रेक होगी तो उसको फिजन बोलेंगे, और अगर जुड़ेगी तो उसको फ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, एक हैवी क्या बोलते हैं, हैवी न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे यूरेनियम बहुत ही हैवी है। अब उसमें अगर एक भी न्यूट्रॉन और ऐड हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो दो पार्ट में टूट जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो एक हैवी न्यूक्लियस है, ये टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाए, इसी को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन में? न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब न्यूक्लियस अगर ब्रेक होगा तो उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, इन दोनों में से अगर ज़्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन में निकलती है। ओके, अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फिशन वाज डिस्कवर्ड बाय ओटो हान एंड स्ट्रॉमैन इन 1939 व्हेन थर्मल न्यूट्रॉन इज बम्बार्ड ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस। ठीक है, यूरेनियम के न्यूक्लियस पे थर्मल न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन को की बम्बार्डिंग करते हैं, तो यूरेनियम जो है, देन यूरेनियम ब्रेक इनटू बेरिलियम एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, 56 बेरिलियम 141 और क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन 92, इसमें ब्रेक हो जाता है। हमने बम्बार्डिंग की थी एक न्यूट्रॉन की, लेकिन इसके आउटपुट में हमको क्या मिलता है? 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 3 न्यूट्रॉन मतलब जितने न्यूट्रॉन हमने यूज़ किए तो उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन हमको मिल जाते हैं, अलॉन्ग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ उसको डायग्राम फॉर्म में समझाया, यूरेनियम उसमें एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग किए, आउटपुट में आपको बेरिलियम और क्रिप्टॉन मिला और 3 न्यूट्रॉन मिले, साथ ही साथ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। कितनी अमाउंट एनर्जी मिलती है? ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है, न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम दैट विल बी कन्वर्ट इनटू बेरिलियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ओके,
अभी यूरेनियम 235 भी हो सकता है और 236 भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन की जो थ्योरी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स और कूलम्ब रिपल्सन फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो न्यूक्लियस की शेप को बना के रखता है, ठीक है, जिसके कारण प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। रिपल्सन फोर्स क्या होगा, अगर दो प्रोटॉन है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, ठीक है। रिपल करने के कारण क्या है, प्रोटॉन एक दूसरे को मतलब दूर करेंगे तो उसका शेप जो न्यूक्लियस का है वो चेंज हो जाएगा या डिस्टॉर्टेड होना शुरू करेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स जो रहता है वो बना के रखता है, और रिपल्सिव फोर्स या कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स इसको डिस्टॉर्ट कर देता है, ठीक है, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द स्पेरिकल शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होता है, जस्ट वही, न्यूट्रॉन आया, आपकी यूरेनियम आपका जो स्पेरिकल शेप है वो उसको इलेप्टिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब वो अनबैलेंस होते जाएगा, अनस्टेबल होते जाएगा, तो और ब्रेक हो जाएगा और क्रिप्टॉन और बेरिलियम में टूट जाएगा, ठीक है, साथ साथ तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। ओके, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन यूरेनियम ये खैर ये ऐसी है, यूरेनियम जो है उसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 92 होते हैं, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 143, ठीक है। एंड वेन, अब इसमें अगर एक और न्यूट्रॉन जुड़ जाता है, वेन एड वन न्यूट्रॉन इनटू यूरेनियम, देन इट ब्रेक इनटू बेरिलियम एंड क्रिप्टॉन बाय एडिंग 233 neutrons are obtained, but in this reaction 3 neutrons are released and total neutrons will become 236। ओके, तो इसमें होता है क्या, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है जिसके कारण ये पूरा एटम ही अनस्टेबल हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। When the nucleus is bombarded with neutron, the neutron is captured by nucleus. This provides an excitation energy to the nucleus, and due to this, Coulomb repulsive force increases, and spherical shape of nucleus is destroyed. As a result, the shape of nucleus become dumbbelled, and hence it is split into two lighter nuclei। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक यूरेनियम का जो स्फेरिकल शेप न्यूक्लिया है वो ब्रेक हो जाता है इलेप्टिकल शेप में आकर दो न्यूक्लियाई में, कौन कौन से, क्रिप्टॉन और बेरिलियम में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी है, उसके बाद ये चेन रिएक्शन जो होता है उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं। चैन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन, पहला है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, दूसरा है कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अब अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड, इसमें फ़र्क क्या होता है। अब होता क्या है कि कभी भी न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है, तो उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और न्यूक्लियर फिजन शुरू करने के लिए हमको सिर्फ एक न्यूट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ये आगे चल के और न्यूक्लियर फिजन को रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है, जहाँ एक से काम होना चाहिए वहाँ पर 3 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3 निकल रहे हैं ये आगे जाके 9 होंगे, 9 फिर 27, 27 टू 81, ठीक है। तो रेट जो है न्यूक्लियर फिजन की वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। कंट्रोल में क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो अगर उसके आउट मतलब रिएक्शन के बाद सिर्फ एक न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन निकलेगा तो अगला जो रिएक्शन करेगा सिर्फ एक रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, फिर अगला एक न्यूट्रॉन निकला फिर एक रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, तो हर बार यूरेनियम का सिर्फ एक न्यूक्लियस ही ब्रेक होगा। वरना पहले वाले केस में पहले में एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, फिर 3, फिर 9 न्यूक्लियस ब्रेक हुए, फिर 27 न्यूक्लियस ब्रेक हुए, तो ऐसे ही बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, इन न्यूक्लियर फिजन्स 3 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस न्यूली प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन कैन कॉज फर्दर फिजन ऑफ more nuclei, producing large amount of energy. This process is continuous, and the number of fission taking place at each stage goes on increasing at a fast rate. This process is called uncontrolled chain reaction, ठीक है। एक न्यूट्रॉन से 3 बने, 3 से 9, 9 से 27, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन आके टकराया, ठीक है, यहाँ पे देखो, और ये यूरेनियम से टकराया तो ये एक क्रिप्टॉन बना, एक बेरिलियम बना, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएंगे, अगेन ये ब्रेक होगा, उस तरह से 9 बनेंगे, 9 फिर आगे जाके 27, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है कि आपने रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कितने न्यूट्रॉन का यूज़ किया और आपको आउटपुट पे कितने न्यूट्रॉन मिले, ठीक है। तो आउटपुट के न्यूट्रॉन डिवाइड बाय इनपुट के न्यूट्रॉन, ठीक है। इनका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल के,
K is equal to rate of production of neutron divided by rate of loss of neutron. Okay, production factor is defined as ratio of rate of production of neutron to rate of loss of neutron. ठीक है, तो अगर एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है एंड तो एक न्यूट्रॉन जाएगा यूरेनियम के न्यूक्लियस से रिएक्शन करने, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 है. इफ k इज इक्वल टू 1 देन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन. द मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज सेड टू बी क्रिटिकल एंड द चेन रिएक्शन इज सस्टेन. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो चेन रिएक्शन है वो सस्टेन रहेगी. ठीक है, अब अगर k इज लेस देन 1 मतलब कि जितने न्यूट्रॉन हमको इनपुट में हमको देने चाहिए आउटपुट उससे कम आ रहे हैं, तो ठीक है, तो इसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होने लगेगा, घटने लगेगा. ठीक है, तो ये हो जाता है. अगर ये ज़्यादा है एक से तो फिर आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. ओके, अगला है कंट्रोल चेन रिएक्शन. तो मैं जैसे बताया था कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है कि अगर आपका जो आउटपुट में इनपुट में आपको एक न्यूट्रॉन चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और आउटपुट पे भी आपको एक न्यूट्रॉन मिल रहा है, तो ये अगला जो न्यूट्रॉन मिला है ये अगले यूरेनियम से जाकर रिएक्ट करेगा, फिर वो उससे एक न्यूट्रॉन निकलेगा वो अगले यूरेनियम से रिएक्ट करेगा. तो इसमें आपका जो चैन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड है. ठीक है, if only one neutron is available to cause further fission at each stage, then a constant amount of energy is released. Such a reaction is called controlled chain reaction. Controlled chain reaction is taken place in nuclear reactor and energy obtained from such reaction is used for peaceful purpose such as for प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. अब न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डायग्राम है, अच्छा सॉरी, ये आपका ये बताया कि किस तरह से आप लोग अनकंट्रोल चैन रिएक्शन को कंट्रोल चैन रिएक्शन में बदलते हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन जो यूरेनियम से टकराया तो एक बेरिलियम और एक क्रिप्टॉन निकला, 3 न्यूट्रॉन जो निकले उसको कैडमियम की रॉड में एब्जॉर्ब करवा लेते हैं. तो एक न्यूट्रॉन आगे जाएगा और 2 न्यूट्रॉन जो है ये कैडमियम की रॉड में यहाँ पे देखो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन आगे जाएगा फिर यूरेनियम से टकराएगा, यहाँ से फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 में से 2 न्यूट्रॉन जो है कैडमियम की छड़ में कैडमियम के रॉड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक न्यूट्रॉन फिर आगे जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से ये कंट्रोल अनकंट्रोल चैन रिएक्शन जो है कंट्रोल चैन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. अब न्यूक्लियर रिएक्टर में यही चीज़ होता है. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी चीज़ को करते हैं. तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के डायग्राम से समझ लेते हैं. इसमें होता क्या है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है. इसमें होगा क्या कि इसमें अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा इस कंटेनर में तो इसमें इस कंटेनर में रखा हुआ पानी जो है वो भी गर्म हो जाएगा. ये पानी जो है सॉरी ये पानी जो है इस ट्यूब से होता हुआ यू फ्लो होगा. ठीक है, रुक जाओ एक मिनट. देखो यहाँ पे वाटर रखा हुआ है. ठीक है, तो होगा क्या कि छोटा नहीं होगा क्या, चलो देखते हैं. ओके, तो पहले यहाँ इस कंटेनर को समझ ले, उसका डायग्राम फिर एक साथ पूरा देख लेंगे. होता क्या है इस कंटेनर में यहाँ पर देखो ये यूरेनियम की रॉड रखी हुई है, ये सब जो है यूरेनियम की रॉड रखी हुई है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करवा देते हैं. न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाएंगे तो यहाँ से रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू हो जाएगा. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट निकलेगी. अब इस ये हीट के कारण अंदर का जो एरिया है वो गर्म हो जाएगा. इसके गर्म होने से क्या होगा कि ये बाहर में जो वाटर है या जो भी कूलेंट है ये गर्म होगा और ये यूँ फ्लो होते हुए पास होगा. तो अब यहाँ से जब पास होगा तो ये भी इसमें भी हीट प्रेजेंट रहेगा. इस हीट को इस वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ये यहाँ से टरबाइन को घुमाने में यूज़ हो जाएगा. ठीक है, टरबाइन घूमेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो टरबाइन को घुमाने के लिए चाहिए एनर्जी. एनर्जी जो इस वाटर में प्रेजेंट रहती है, इस वाटर में एनर्जी आती है इस कूलेंट के थ्रू जो इस पाइप से होके जाता है. ठीक है, ये हीट यहाँ पे कूलेंट थ्रू आती है, इस कूलेंट में हीट आता है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसके कारण इस न्यूक्लियर रिएक्शन का हीट निकलती है जो इसको ये कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका वर्किंग कैसे होता है. अब यहाँ पे कैडमियम की रॉड क्यों लगी हुई है ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेंगे उसको ये एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, अब ये न्यूट्रॉन निकलेंगे काफ़ी तेज़ निकलते हैं ये न्यूट्रॉन. ठीक है, तो उसको इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए क्या होता है यहाँ पे हम लोग हैवी वाटर लगा देते हैं जिसको D2O बोलते हैं. तो यहाँ पर जो ये भरा हुआ है उसको यहाँ पर जो भरा हुआ है मटेरियल वो हैवी वाटर है.
ठीक है ये, ठीक है। चलो, इसको हम लोग, ये हैवी वाटर जो उसको मॉडरेटर बोलते हैं, और ये रॉड्स को कंट्रोल रॉड्स बोलते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में काम क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फिजनेबल मटेरियल फ्यूल, मतलब कि जिसको आपका फ्यूजन करवाना है उस वो मटेरियल को वहाँ रखना पड़ेगा, इसी को हम फ्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे फिजनेबल मटेरियल क्या है, यूरेनियम। द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड फ्यूल ऑफ रिएक्टर। Uranium isotopes, uranium 235, thorium isotopes, thorium 232, and plutonium isotope, plutonium 239 are most commonly fuel in nuclear reactor. मॉडरेटर क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम वहाँ मॉडरेटर यूज़ करते हैं। तो मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, एंड मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर आर ग्रेफाइट, वाटर एंड हैवी वाटर। ठीक है, जनरली हम लोग मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, अदरवाइज वाटर या हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। कंट्रोल मटेरियल, अब कंट्रोल मटेरियल क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है बहुत एक्सेस में निकलता है, मतलब 3 न्यूट्रॉन निकलता है, हम लोग को ज़रूरत होती है सिर्फ 1 न्यूट्रॉन की, तो बाकी 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व करना होता है, उसके लिए हम लोग कैडमियम की रॉड्स का यूज़ करते हैं, वही है कंट्रोल मटेरियल। कंट्रोल मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल द चैन रिएक्शन एंड टू मेंटेन द stable rate of reaction. This material controls the number of neutron available for the fission. Okay, for example, cadmium rods are inserted into the core of reactor because they can absorb the neutrons. The neutrons available for fission are controlled by moving the cadmium rods in or out for the core of reactor. Okay, अगला है कूलेंट। कूलेंट क्या होता है वही जो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर को में अब हीट प्रोड्यूस होगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो गर्म होकर मेल्ट ना हो जाए, तो उसके चारों ओर कूलेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो मतलब अंदर इस हीट की सप्लाई को बाहर देते रहे। कूलेंट इज अ कूलिंग मटेरियल विच रिमूव्स द हीट जनरेटेड ड्यू टू फिजन ऑफ रिएक्टर। कॉमनली यूज्ड कूलेंट आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड, अब ये पूरे जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको एक शील्ड से प्रोटेक्ट किया रहता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रोटेक्टिव शील्ड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ concrete thick wall surrounded the core of reactor to save the person working around the reactor from the hazardous radiation। अब अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, मतलब कई रेडिएशंस निकलेंगे जो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होंगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन को हम उसको चारों ओर से कंक्रीट से कवर कर देते हैं। ठीक है, हियर द न्यूक्लियर फ्यूजन इज कंप्लीट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में इतना ही होता है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनाए, कोई लाइट न्यूक्लियस रहेंगे वो आपस में जुड़ के हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ईजिली ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, होता क्या है कि न्यूक्लियस है तो दोनों में प्रोटॉन है, प्रोटॉन है मतलब दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके बावजूद अगर इनको जोड़ना है तो आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी। तो जनरली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में देते हैं, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या बहुत हाई टेम्परेचर जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है। ठीक है, तो जनरली आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करो तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप पढ़े होगे सन में होता है, ठीक है, सन का टेम्परेचर होता है 1 करोड़ कैल्विन, ठीक है, तो 1 करोड़ कैल्विन जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ पर ही आप न्यूक्लियर फ्यूजन कंप्लीट करवा सकते हो। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सन में पहले हाइड्रोजन था जो आपस में जुड़ के हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और हीलियम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो कार्बन में कन्वर्ट होंगे। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो प्रोसेस इन विच 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस विथ लार्ज मास नंबर अलॉन्ग द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, 2 लाइट न्यूक्लियर रहेंगे आपस में जुड़ेंगे और हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे, और उसमें बहुत हाई अमाउंट में आपकी एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, वो आपस में जुड़ेंगे तो 2 हीलियम बनेंगे, ठीक है, 2 हीलियम बनेंगे, साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है, साथ ही साथ बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी 267 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अब इसको और दो तरीके से देखें तो 2 ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम का मतलब होता है हाइड्रोजन जिसमें ऑर्बिटल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो 1s2 दैट विल बी इक्वल टू, एक ट्राइटेरियम बनाएगा और एक हाइड्रोजन बनाएगा और बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है,
उसके बाद 1s3 और 1s2 आपस में जुड़ेंगे और ये हीलियम बनाएंगे, ठीक है, ओके। और ये आपका 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज इट कैन नॉट टेक प्लेस सो इजली। अब इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर, जब जहाँ हाई थर्मल एनर्जी प्रेजेंट होगी वहीं पर ये रिएक्शन होता है, इसलिए इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये तीनों, ठीक है, ओके। Again, when two light nuclei are brought closer to each other, then they exert a repulsive force on each other due to their positive charges. Due to this, nuclei cannot fuse together. That's why nuclear fusion is achieved at very high temperature. Hence, is known as thermonuclear reaction. Okay, a temperature of order of 10 to the power 8 Kelvin is required to trigger nuclear fusion. Okay, stellar energy. Okay, it has been calculated that sun radiation energy at the radiate energy at rate of 10 to the power 26 joule per second. The sun is radiating at this rate for 5000 millions. मिलियन का मतलब है 10 to the power 6, 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, तो 5000 मिलियन मतलब 5 into 10 to the power 9 ईयर्स, इतने दिनों तक सूर्य जो है अपनी एनर्जी रेडिएट करते रहेगा, किस स्पीड से, 10 to the power 26 जूल पर सेकेंड, ओके। Hence, Bates suggested that the source of solar stellar energy is thermonuclear reaction. Okay. अब अगला जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। इट इज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इन विच डायरेक्ट कोलिजन ऑफ प्रोटॉन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। दो प्रोटॉन आपस में टकराते हैं तो उससे हैवी न्यूक्लियाई बनता है और उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ओके। दूसरा है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल जो है इट इज़ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इन विच कार्बन न्यूक्लियर एब्जॉर्ब्स अ प्रोटॉन। कार्बन जो है एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, प्रोटॉन को, और अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है, तो इससे जो है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये रिएक्शन भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चैप्टर खत्म होता है, तो ये आपके कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो ईएम वेव होगा, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। थैंक यू क्लास।